हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, अब आपके पास समय नहीं है और बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 2 महीने और कुछ दिन आपके पास हैं। ठीक है, फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है, तो उसी हिसाब से आपको जो है तैयारी करनी है। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में सुधार की कोई गुंजाइश नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम उसका समय से सुधार कर सकें। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से। उत्तर प्रदेश स्पेशल का हो जाएगा करंट अफेयर, और करंट अफेयर की ये 12वीं क्लास है। अगर इससे पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारी क्लास टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा करंट अफेयर की 12वीं क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत UR20 परामर्श की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? IIT BHU के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा या MIT विश्वविद्यालय नोएडा के द्वारा। आपको बताना है इनमें से G20 की अध्यक्षता के तहत UR20 परामर्श की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका IIT कानपुर के द्वारा। और चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कब हुई है। तो ये हो जाता है, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं। IIT कानपुर भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत UR20 परामर्श की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी गई है। और भारत की प्रधान तकनीकी संस्थाओं में से एक है IIT कानपुर, और 5 से 6 अप्रैल की ये बात है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 परामर्श को आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, यानी कराया जा चुका है। और इस घटना में जो है भारत और विदेशों से अधिकतम 1200 युवा, कितने युवा आएंगे? 1200 युवा जो है ये प्रतिनिधि एकत्र होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक स्तर पर या वैश्विक मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। विदेशों से, भारत से और विदेशों से लगाकर आपके लगभग 1200 युवा जो हैं वहाँ एकत्रित होंगे और वैश्विक मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और यहाँ से देख लेते हैं, U20 परामर्श संचालन मंत्रालय जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो एक मंच बनाया गया है, जो विभिन्न देशों से युवाओं को जोड़ने के लिए भविष्य की नीतियों को आकार देने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये हो जाता है आपका IIT कानपुर। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत की जा रही है? गुरु कृपा की यात्रा की शुरुआत की जा रही है, किस शहर से की जा रही है ये आपको बताना है। गाजियाबाद से, लखनऊ से, गोरखपुर से या फिर आपका वाराणसी से। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। गुरु कृपा जो यात्रा ट्रेन है ये जो है लखनऊ से चलाई जा रही है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं गुरु कृपा ट्रेन यात्रा, ये 5 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और जो 15 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगी। और यह यात्रा जो है 10 रातों और 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। और IRCTC के अनुसार जो है यात्रा के लिए बोर्डिंग और डी बोर्डिंग लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत, बरेली स्टेशनों से होगी, बरेली के स्टेशनों से हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है कहाँ कहाँ से जाएगी ये अभी आपको देख लेना है। गुरु कृपा यात्रा ट्रेन द्वारा कवर किए जाने वाले जो स्थान है वो आनंदपुर साहिब के हैं। कौन कौन से हैं? केसगढ़ साहिब हो जाएगा, कीरतपुर साहिब हो जाएगा, पातालपुरी साहिब हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और फतेहगढ़ साहिब हो जाएगा, फतेहगढ़ साहिब हो जाएगा। अकाल तख्त पर भी जाएगी, स्वर्ण मंदिर बठिंडा जाएगी, दमदमा साहिब नांदेड़, तख्त सचखंड ये हजूर हो जाएंगे। और गुरु नानक झीरा साहिब जाएगी। और ये जो है गुरुद्वारा श्री हर मंदिर जी साहिब तक भी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है गुरु यात्रा ट्रेन से। और ये हो जाती है आपकी गुरु कृपा पर्यटक ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कुल कितनी नदियों का जल लाया गया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका 135 नदियों का जल लाया गया है, 145 का, 155 का या आपका 165 का। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कुल 155 नदियों का जल लाया गया है। और इसके बारे में समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या हो जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए 155 देशों व नदियों का जल ये अयोध्या पहुंच चुका है। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का इंतजार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जो पहले ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो 2024 के चुनाव से पहले पहले हो जाएगा। और राम मंदिर में पाकिस्तान, चीन, ईरान, अरब देशों, अमेरिका समेत 155 देशों से जो उनकी नदियों से जल लाकर अर्पित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ से देख लेते हैं उस दौरान जो देश भर के करीब 1000 स्थानों से जल और रज लाकर जो अर्पित किया गया था। और इसी को देखते हुए बीजेपी नेता जो डॉक्टर विजय जोली ने दुनिया के देशों की पवित्र नदियों से जल लाने का ये विचार रखा था। ठीक है, और इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। बात करते हैं 2020 से ही जो इकट्ठा ये होने लगा था पवित्र जल जो है, और तांबे के लोटे में ये जल लाया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इससे भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। और देश से जल को लाकर जो है तांबे के लोटे में हरिद्वार की पैड़ी पर जाकर सील करवाया गया है। और इतना ही नहीं, हर लोटे पर देश के नाम और उसके झंडे का स्टिकर भी लगा हुआ है। और पाकिस्तान की रावी नदी से भी जो है जल मंगाया गया है। ये हो जाता है आपका 155 नेशन होली वाटर। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और यहाँ आपके जो है ये 155 जो है जल के लोटे रखे हुए हैं। और ये हो जाता है आपका राम मंदिर। ठीक है, और ये जो है इसका काम चल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राही मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राही मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, या फिर आपका योगी आदित्यनाथ के द्वारा। राही एप्लीकेशन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी। राही एप्लीकेशन जो है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है टिकट बुकिंग और यात्री प्रतिक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन ये यूपी राही लॉन्च कर दिया है। और इसके माध्यम से यात्री को अपने बस टिकट बुक करने और डिजिटल भुगतान करने और यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया देने की सुविधा मिल जाएगी। और इस ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जिसके बाद पंजीकृत ग्राहक को एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। और ऐप पर जो है अपना प्रोफाइल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और ऐप यात्री को टिकट खरीदने, क्यूआर कोड, यूपीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अन्य डिजिटल भुगतानों के जो है विधियों का उपयोग करने के लिए उपयोगी होगा। और एक बार टिकट बुक होने के बाद यात्री प्रिंट आउट भी उसका ले सकेंगे। ठीक है, और यात्रा के दौरान चेकिंग क्रू को ऐप पर टिकट बुकिंग की स्थिति भी दिखा सकेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका राही ऐप। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसको दिया गया है? विश्व भारती की बात कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। किसको मिला है? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रोफेसर कांता प्रसाद त्रिपाठी को, डॉक्टर नवलता को, या प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी ये दिया गया आपका प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। ठीक है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई है। और 5,01,000 रुपये की राशि वाले विश्व भारती पुरस्कार के लिए प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को चुना गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। और 6 नंबर हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, और वो भी चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। गाजियाबाद में, आजमगढ़ में, नोएडा में, या फिर आपका कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। और 6 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका आजमगढ़। और चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन आजमगढ़ में किया गया है। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं? चौथे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये आगाज हो चुका है। और रंगमंच साहित्य व कला की संस्था सूत्रधार की ओर से 18 मार्च से 20 मार्च तक चौथे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 23 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है ये दादा लक्ष्मी फिल्म से हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत किस फिल्म के द्वारा की गई है? तो ये दादा लक्ष्मी फिल्म के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ देख लेते हैं, ये जो हो जाएगा आपका
चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बैठे हुए। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दी है? तो ये हो जाता है आपका 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का जो है अवकाश देने की सहमति दी है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एकल अभिभावक अफसरों को 2 वर्ष का बाल्यकाल देखभाल अवकाश ये दिया जाएगा। इसकी जो है सहमति हो गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? बात करते हैं, मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी की गई है। ये किस राज्य के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के या आपके गुजरात के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। ये की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा। और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। प्रदेश फार्मा हब बनने की ओर बढ़ रहा है और फार्मा पार्क जो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे और नई नई दवाइयों की खोज भी हो सकेगी। इससे घरेलू दवा बाजार को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में ही दवाएं तैयार हो सकेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें जो है अन्य बदलाव भी स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये हो जाता है आपका इंडियन फार्मा फेयर का 8वें संस्करण की मेजबानी। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9 नंबर हमारा क्या कहता है? संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या आपका वाराणसी में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9 और 9 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाता है डी। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं? भारत जो है 17 और 18 मार्च 2023 को काशी यानी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक की जो है मेजबानी करेगा। और काशी एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी इसको नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? वाराणसी को नामित किया गया है। और वर्तमान में भारत संघाई सहयोग संगठन जो है ये एससीओ का अध्यक्ष भी हो जाता है भारत। ठीक है, भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष हो जाता है। और ये हो जाता है आपका काशी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10 और 10 नंबर हमारा क्या कहता है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कितने प्रतिशत आलू का उत्पादन हुआ है? आलू का उत्पादन कितने प्रतिशत हुआ है ये आपको बताना है। 25%, 35%, 40% या आपका 30%? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और आपसे पूछा गया है भारत में 2023 में जितना आलू हुआ है उत्तर प्रदेश में उसका कितने प्रतिशत आलू का उत्पादन हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। 35% जो आलू हुआ है पूरे भारत का। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। देश का 35% आलू जो है ये उत्पादन जो हमारा राज्य करता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो वातावरण मिला था उसमें जो है आलू किसानों को लाभ हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और 2017 में 155 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। वहीं 2023 में 200 लाख टन से ज़्यादा का उत्पादन हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो है आलू उत्पादन से ज़्यादा भंडारण की क्षमता है और अब तक भंडारण क्षमता का केवल 45% का उपयोग हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जीडीपी में शीर्ष योगदान करने वाला जिला बन गया है? जीडीपी में शीर्ष योगदान किस जिले का रहा है ये आपको बताना है। लखनऊ का, आगरा का, गौतम बुद्ध नगर का या आपका मेरठ का? क्वेश्चन नंबर हो जाता है 11 और 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। बात करते हैं जीडीपी में शीर्ष योगदान करने वाले जिले की, तो ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाते हैं इधर जनपद, आपके ये जनपद दिए गए हैं। और यहाँ बात करते हैं 20-21 की और ये जो है 21-22 की। ठीक है, ये 21-22 का ही जो है ये डाटा दिखाया गया है। और गौतम बुद्ध नगर में जो है ये आज की जो स्थिति है वो 8.66% ये हो जाता है।
जीडीपी में योगदान कितना हो जाता है? गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज़्यादा हो जाता है 8.66%। ठीक है, और इससे पहले जो है बात करते हैं 2021 में कितना था, ये 7.95% था। ठीक है, उसी तरह से दूसरे नंबर पर लखनऊ आ जाता है, तीसरे पर आगरा आ जाता है, प्रयागराज और मेरठ जो है ये आपका 5वें नंबर पर आ जाता है, और गाजियाबाद कानपुर भी जो है ये इस तरह से ये 6ठे नंबर पर हो जाता है, कानपुर 7वें पर और बरेली 8वें नंबर पर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और लिस्ट आपको दे दी गई है, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारे 12 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र वाला कौन सा राज्य बन गया है? जन औषधि केंद्र सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। पूरे देश की बात हो रही है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र जो है किस राज्य में हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, या फिर आपका महाराष्ट्र में? क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जन औषधि केंद्र जो है सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, और इसके बारे में समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 9,182 भारतीय जन औषधि केंद्र हैं, और उत्तर प्रदेश में अकेले ही जो है 1,325 यानी 1,325 केंद्र खोले गए हैं, जो देश में किसी भी राज्य से सर्वाधिक हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद फिर कर्नाटक आ जाता है जिसमें 1,050 है, और ये दूसरे नंबर पर आ जाता है, और तीसरे नंबर पर केरल आ जाता है जिसमें आपके 977 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लिए, और इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाते हैं आपके जन औषधि केंद्र। ठीक है, अच्छी दवाई सस्ती दवाई। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पर रहा है? बात करते हैं दुनिया के सबसे खुशहाल 40 शहर, और 40 शहरों में जो कानपुर का क्या स्थान रहा है वो आपको बताना है। 10वां स्थान रहा है, 11वां, 12वां, या फिर 13वां? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 11वां। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर का स्थान 11वां रहा है। और यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दुनिया के 40 सबसे सस्ते शहरों में कानपुर 11वें नंबर पर है, और कानपुर में जो है कानपुर को सबसे खुश शहर के लिए कई बिंदुओं पर आधार माना है। कई जो बिंदु होते हैं उस रिपोर्ट में जिन जिनको उनको आधार मानकर ये सब निर्णय निकाले जाते हैं, वो चीज़ में जो है कई बिंदुओं को आधार बनाया गया है, और मिलने का जो मस्त अंदाज लोगों को भाता है वहाँ का, कानपुर का, और लोग जो है वहाँ के मुरीद हो जाते हैं। और सूची में पहले नंबर पर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर पुर्तगाल का लिस्बन हो जाता है, और 40वें नंबर पर जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला आपको याद रखना है, और एक आपको कानपुर का याद रखना है। ये हो जाता है आपका आई लव कानपुर। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। 14 नंबर हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश अपना विधानसभा बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सब जानते हैं विधानसभा बनने वाली, विधानसभा बनाने जा रहा है, और इसके निर्माण का पूरा करने का जो वर्ष वो क्या रखा गया है? 2025 तक उसका निर्माण पूरा हो जाएगा, 2026 तक, 2027 तक, या 2028 तक? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, वर्ष 2027 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करा लिया जाएगा। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई नई विधानसभा बनाएगी, और ये दिसंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी जाएगी, और 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी विधानसभा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार क्या है? बजट का आकार आपसे पूछा गया है, ये कौन सा हो जाएगा? तो बजट का जो आकार है ये हो जाता है आपका 6,90,24,243 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये जो अमाउंट है ये आपकी करोड़ में दी हुई है। ठीक है, ये जो है आपकी करोड़ में अमाउंट दी गई हैं सारी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और बात कर लेते हैं आपकी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बजट जो है इतने करोड़ रुपए का आता है आपका 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में जो है इतने करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, और नए उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये विकास उन्मुखी बजट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बजट से।
बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। 16 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में राजकीय घाटे का अनुमान कितना है? राजकीय घाटा कितना है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी 84,843 करोड़ रुपये। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी के 3.48% यानी कितना हो जाता है? 84,843 करोड़ रुपए ये लक्षित किया गया है। और 2022-23 में ये जो संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा ये 3.97 रहने की उम्मीद है, जो कि वर्ष के बजट अनुमानों के समान ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? बेरोजगारी दर से क्वेश्चन पूछा है। ये पहले भी जो है बेरोजगारी दर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी इस समय है सरकार के अनुसार, वैसे तो पता नहीं है लेकिन सरकार के अनुसार जो है वो जो है 2.6% हो जाती है। और ये जो आंकड़ा है ये आपका अक्टूबर का आंकड़ा है, अक्टूबर 2023 का आंकड़ा है। ठीक है, और अक्टूबर 2023 के अनुसार जो है 2.6% बेरोजगारी दर रही है। यानी ये मान के आप चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नगण्य है, यानी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको इन आंकड़ों से पता चल जाती है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी दर सबसे कम करने में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और 17-18 में यूपी की बेरोजगारी दर जो है 6.4% थी, जो 2022-23 में घटकर जो है 2.6% हो गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। और 18 नंबर हमारा क्या कहता है? प्रदेश के किस जनपद में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है? वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है बहराइच में, सीतापुर में, जालौन में या फिर आपका बलिया में। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, सीतापुर में। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना ये सीतापुर में की जा रही है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं? अब बात कर लेते हैं, योगी सरकार ने नैमिषारण्य की तहसील मिश्रित परगना और औरंगाबाद ग्राम ठाकुर नगर में जो है लगभग 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। और वहीं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 25 करोड़ की धनराशि को जारी कर दी है। ठीक है, और इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। 19 नंबर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के दो नगरों कौन कौन से, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किस देश की कंपनी 10,000 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का संयंत्र लगाएगी? आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किस देश की जो कंपनी है वो संयंत्र लगाएगी? हांगकांग की, सिंगापुर की, जापान की या फिर आपका यूके की? 19 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, हांगकांग की कंपनी जो है उत्तर प्रदेश के दो नगरों में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। हांगकांग की एक कंपनी है, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। और इसकी जो लागत है वो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश ये करेगी। कहाँ की कंपनी है? हांगकांग की कंपनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। और 20 नंबर हमारा क्या कहता है? इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, आगरा में या फिर आपका लखनऊ में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। और 20 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी ग्रेटर नोएडा में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट में गुरुवार से दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर शुरू हो जाएगा। और 28 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले हैंडीक्राफ्ट फेयर में 90 से अधिक देश के बाहर के आने की उम्मीद है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देश भर से 1500 से अधिक एग्जीबिशन, होम, लाइफ, फैशन, टेक्सटाइल आदि के उत्पादों की इसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और आज जो हमारी क्लास थी ये हमारी क्लास हो जाएगी 12। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।